घटना नहीं बल्कि कई सवाल खड़े करती है। सिस्टम पर, जिम्मेदारी पर और समाज की सोच पर। हम यहाँ सिर्फ खबर दिखाने नहीं बल्कि उन सच्चाइयों को सामने लाने आए हैं जो सीधे आपके आज और आने वाले कल से जुड़ी है। नमस्कार, मैं संजीवनी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। इस खबर को सिर्फ सुना नहीं जाना चाहिए, इसे समझना जरूरी है क्योंकि इसका असर हम सब पर पड़ता है। तो आइए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट की पूरी सच्चाई। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम के तहत आज भारतीय जनता पार्टी जनपद गौतम बुद्ध नगर द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में हम सब के मध्य उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री और जनपद गौतम बुद्ध नगर के माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय कुंवर ब्रजेश सिंह जी, हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी जनपद गौतम बुद्ध नगर के हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री अभिषेक शर्मा जी एडवोकेट, हमारे जेवर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्रीमान धीरेन्द्र सिंह जी और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के उच्च सदन के हमारे सम्मानित सदस्य आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हमारे अभिन्न सहयोगी और राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय जनार्दन भाटी जी, हमारे दूसरे अभिन्न सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष जी और यहाँ उपस्थित हमारे संगठन के पदाधिकारीगण और सभी विद्वान पत्रकार बंधुओं का, भगिनियों का मैं एनडीए की तरफ से आज की इस प्रेस वार्ता में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आग्रह करता हूं आज के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री और हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय कुंवर ब्रजेश सिंह जी से कि एनडीए द्वारा आयोजित आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय कुंवर ब्रजेश सिंह जी। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के संबंध में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में सबसे पहले अपने सभी पत्रकार साथियों का सरकार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा नागर जी ने बताया कि आज की इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ विधानसभा में मेरे सहयोगी विधायक, जेवर के लोकप्रिय विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष अभिषेक जी, विधान परिषद के सदस्य श्री श्रीचंद शर्मा जी, हमारे सहयोगी दल लोकदल के जिलाध्यक्ष जनार्दन भाटी जी और हमारे सुहेल देव भारत समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह जी, और कुछ ही देर में हम लोगों को ज्वाइन कर लेंगे हमारे दादरी के विधायक तेजपाल सिंह नागर जी। आप सब जानते हैं कि सरकार की नीतियों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समय समय पर बहुत से अधिनियमों में परिवर्तन पूर्व की सरकारों में भी होता रहा है और हमने भी अधिनियमों में बदलाव 2014 के बाद विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से किए हैं। उसी कड़ी में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन वीबीजी रामजी जिसको नाम दिया, 2047 में विकसित भारत की जो संकल्पना देश के प्रधानमंत्री के मन में है उसको लेकर के इसमें कुछ बदलाव किए गए। बहुत से लोगों ने कहा कि इस नियम का नाम, अधिनियम का नाम बदल करके पार्टी क्या संदेश देना चाहती है। पहली बात तो इस नियम का कोई भी नाम ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने विपक्ष ने जोड़ के देखा है। सबसे पहले देश के अंदर 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का नाम दिया गया ऐसे ही एक मिशन को। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इसे जवाहर रोजगार योजना का नाम दिया। और जब सोनिया मनमोहन सिंह जी की सरकार 2004 में आई
तो 2004 में ये नरेगा थी और 2005 में इसे मनरेगा कर दिया गया। बहुत सी चीजों में इस अधिनियम के अंदर जो पूर्व की सरकारों ने बनाया था पारदर्शिता नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, भ्रष्टाचार एक बड़े स्तर पर इस अधिनियम के अंदर होता था। उन सब कमियों को दूर करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन किए गए और जो इसकी पुरानी कमजोरियां थी उनको ज्यादा अच्छे ढंग से दूर करने का इसमें हम लोगों ने काम किया। गांव के अंदर प्रत्येक परिवार को मिलने वाला जो निश्चित रोजगार था 100 दिन, उसको हमने बढ़ा करके 125 दिन किया है, यानी कि 25% की रोजगार की बढ़ोतरी इस नियम के माध्यम से 125 दिन कर देने के बाद इसमें हुई है। और जिस समय किसान की खेतीहर किसान और खेतीहर मजदूरों की फसल कटने का समय होता था, उस समय गांव के अंदर मजदूर मिलने का संकट रहता था। उन 60 दिनों के काम के लिए उस प्रकार से आरक्षित किया गया है। यदि हम इसको पूरे को एनालिसिस करें तो ये काम 185 दिनों की गारंटी हमें देता है और ये 185 दिन की गारंटी अब एक रूप से कानूनी रूप से तय मानक अधिकार बन गया है। इसमें कार्यों की जो अनुमन्य श्रेणी थी उसमें 260 से बिखरे हुए अलग अलग ढंग के काम, हमने उनको 4 सेक्टर बना करके उसमें डिवाइड किया। उसमें जल सुरक्षा है, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, आजीविका संपत्ति और एनवायरमेंट संरक्षण। किसानों के हित की भी हमने इसमें सुरक्षा की है। जैसे फसल बोने और काटने के प्रमुख मौसमों में साल में जो अधिकतम 60 दिन है, उस दौरान अन्य वीबीजी राम जी के कार्यों को कानूनी रूप से रोका जाएगा ताकि बुआई कटाई के लिए किसान को समस्या ना हो। और जब हम उन 60 दिनों को काटते हैं, लेकिन उस कृषि चक्र के संरचना के अनुसार उन 60 दिनों का अतिरिक्त रोजगार देने की गारंटी भी ये नया बिल प्रदान करता है। इसकी कोई टाइमलाइन नहीं थी पेमेंट फिक्स करने की, कोई उनके खातों में पेमेंट चला जाए। हमने 7 दिन के अंदर इसका भुगतान सुनिश्चित किया है और अगर उनके भुगतान में देरी होती है तो उस पर सरकार ब्याज भी देगी। और यानी कि अगर उसको एक ढंग से देखा जाए तो जिस दिन उन 15 दिनों के अंदर जब उसको रोजगार नहीं मिलता है तो उसको हम भत्ता भी देंगे। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए एआई का प्रयोग ताकि धोखाधड़ी की पहचान की जा सके, जीपीएस, मोबाइल ट्रैकिंग, इसका साप्ताहिक सार्वजनिक डेटा प्रकाशन और इसका एक सोशल ऑडिट साल के अंदर कराना, इसकी अनिवार्यता किया गया है। अलग अलग स्टीयरिंग कमेटी सेंट्रल और स्टेट के लेवल पे बनाई गई हैं। अगर आप देखें तो अब से पहले इसका जो स्वरूप था वो केवल मनरेगा में, कोई अन्यथा नाले में किसी भी के ऊपर कोई हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इसकी जो मजदूरी का लेवल था वो केवल ये था कि गड्ढे खोदना और गड्ढे पाटना, इसके अलावा इसमें कोई और इसके अंदर काम नहीं था। हमने 4 अलग अलग सेक्टरों में इसको डिवाइड किया। वो अपने जल संचय के लिए कुछ काम करेंगे तो वो भी इसी में जोड़ा जाएगा। किसी सरोवर का अच्छे से वो उसको और अच्छे से करेंगे तो उसमें पिचिंग वर्क तक को भी इसी में लिया है। ऐसे और भी कई इसमें काम है। तो जो केवल गड्ढे खोदने और पाटने तक था, अब वो अलग अलग सेक्टरों में उसको वो किया गया है। सबसे ज़्यादा घोटाले अगर किसी चीज़ में हुए हैं सरकार की, पूर्व की सरकारों की तरफ से, तो वो इसी तरह के योजनाओं में हुए हैं। हमने वो सब घोटालों पे रोक के लिए इसका जो पेमेंट है
वो भी डिजिटल किया है और उसको भी डीबीटीएल के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के खाते में ही वो सीधा जाएगा। ये एक ऐसा जिसमें हम जब बेरोजगारी भत्ता अब हम देने की बात कर रहे हैं तो वो सीधे उस व्यक्ति के खाते में जाने से दो चीज़ों का लाभ होगा। एक तो उस परिवार को कोई बिचौलियों का काम खत्म हो जाएगा। आप सबको ध्यान होगा कि जिस समय यूपीआई लॉन्च हुआ था, डिजिटल पेमेंट की बात प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अंदर कर रहे थे, सदन चल रहा था, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी ने सदन के अंदर अपने उद्बोधन में ये कहा था कि क्या आप हर जगह इंटरनेट की अवेलेबिलिटी पैदा करा पाएंगे क्या? कैसे एक सब्जी बेचने वाला, एक चाट का ठेला लगाने वाला डिजिटल पेमेंट कैसे कर पाएगा? आप और हम सब साधारण परिवारों से आते हैं, हमारे सब घर परिवार की महिलाएं सब्जियां भी लेने जाती हैं और हम सब भी अपने परिवार के साथ चाट पकौड़ी के ठेलों के खाने भी जाते हैं। सब्जी बेचने वाला का भी जो वो तोलने वाला है उसके नीचे उसका QR कोड लगा रहता है और उसी का आज प्रधानमंत्री जी की 2047 में ये भारत विकसित भारत बने और डिजिटल क्षेत्र में हम इतने सशक्त हों, उसी का परिणाम है कि आज कहीं किसी को उस यूपीआई पेमेंट में संकट नहीं और आज डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ही ये वीजी रामजी बिल हमारी सरकार लेके आई है। और जहां तक विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि हमने मनरेगा रहते हुए भी हमने इसमें क्या क्या करने की कोशिश की। अब तक मनरेगा पे टोटल 11.74 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 11.74 लाख करोड़, जिसमें हमारी सरकार ने 8.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। हमारा इस स्कीम के नाम को बदल के कुछ इसमें यह नहीं है कि हम किसी का अहित चाहते हैं। और जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमने महात्मा गांधी जी का नाम हटा करके इसमें जी राम जी कर दिया, तो महात्मा गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता थे, राष्ट्र के राष्ट्रपिता हैं। भारत के समस्त देशवासी एक राष्ट्रपिता के रूप में उनका सम्मान करते हैं। रही बात वीजी राम जी, तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार मिशन की एक शॉर्ट फॉर्म VBG राम जी है। अब कुछ लोगों को यदि जी राम जी पे आपत्ति है तो उनके ज्ञान विवेक के जो स्तर है उसकी सोच पर भी कई बार तरस आता है। और रही बात इसकी भी कि आपत्ति किसी वीज को राम जी पे है, तो कम से कम राम और कृष्ण के देश में राम जी पे आपत्ति होने वाले से काम नहीं चलेगा। ये भगवान राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है, हमारे आराध्य है, हमारे आस्था का केंद्र है। और हर सनातन धर्म के अंदर प्रत्येक काम में हम लोग अपने सनातन के अपने अपने इष्ट देवों की पूजा करके कामों को आगे बढ़ते हैं। और इस भारत के आराध्य भी भगवान राम है। अगर किसी को इस पे आपत्ति है तो वो करे, लेकिन हमारा स्पष्ट मत है सरकार का, हम लोग इसको एक उचित पात्र को उसकी उचित मजदूरी 7 दिन के अंदर उसका भुगतान ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से पारदर्शिता के साथ इस नए कानून को हम लेकर के आए हैं। मुझे इतना ही इस संबंध में आज सरकार की ओर से आप सब के सामने विषय रखना था। कुछ आपके मन में कोई ऐसी जिज्ञासा हो तो उस पर प्रश्न कर। अच्छा, कांग्रेस जो विरोध कर रही है उसका मूल कारण क्या है? नाम है या कुछ और? कांग्रेस के विरोध का मूल कारण नाम नहीं है। कांग्रेस के विरोध का मूल कारण, जिस कांग्रेस ने कभी कल्पना नहीं की थी कि कभी भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेगा, बढ़ते हुए भारत विकसित भारत को विकसित देशों की श्रेणी में आकर के खड़े होना कांग्रेस के नेताओं को हजम नहीं हो रहा है। जिस देश के लोगों ने कभी ये कल्पना ना की हो कि इस देश में कभी 8 लेन हाईवेज होंगे, इस देश के हर अच्छे मीडियम क्लास शहर के अंदर भी एयरपोर्ट्स होंगे, इस देश के अंदर अच्छी कैटेगरी के हॉस्पिटल्स होंगे, उन लोगों से इस प्रकार के विरोध की अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन देश के जनमानस ने 2014 से बदलते हुए भारत की तस्वीर को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा है। मंत्री जी, इसमें ग्राम प्रधान की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, ग्राम प्रधान की भूमिका और ग्राम सेवक की भूमिका
का इसमें रोल रहेगा, लेकिन ग्राम प्रधान की जो भूमिका थी कि वो अपने माध्यम से ही अपने चहेतों के नाम चढ़ा देता था। नए बिल के अंदर उस पर रोक लगा दी। यहाँ तो प्रधानी सिस्टम है नहीं, तो फिर यहाँ क्या कैसे? देखिए, पूरा 100% आप ये नहीं कह सकती कि प्रधानी सिस्टम नहीं है। ये गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पर 3 प्राधिकरण हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ ग्रामीण आज भी ग्राम प्रधान है, लेकिन वहाँ पर इस योजना का लाभ लोगों को मिलेगा। बात आपका तार्किक प्रश्न है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ अधिकतर जो गांव हैं वो प्राधिकरणों में समावेश उनका हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ गांव बचे हैं, तो जो गांव बचे हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। सर, पारदर्शिता की बात है तो ग्राम प्रधान तो कैसे करेंगे? वो क्या साइन नहीं करेगा उस पर, तब पेमेंट निकलेगी उसकी? नहीं, पेमेंट पे साइन नहीं करेगा। पेमेंट सीधे जो उसका पात्र व्यक्ति है उसके खाते में DBTL के माध्यम से जाएगी। भुगतान उसको डायरेक्ट कैश नहीं होगा। अच्छा, शहर की बात करूं, जिले की बात करूं, तो इस समय जी राम जी से अलग सवाल है। इस समय पानी की काफ़ी दिक्कत चल रही है, दूषित पानी से बीमार हो रहे हैं शहर में। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इंदौर जैसा हाल ना हो जाए, लोग प्रोटेस्ट भी किए हैं, उसको लेके देखिए, वैसे तो पत्रकार वार्ता जी राम जी को लेके ही विषय था, लेकिन आपने जनहित का एक मुद्दा उठाया है। हम वहाँ जैसे हालात नहीं होंगे, इसकी हम समयबद्ध तरीके से अपने सभी चीज़ों का परीक्षण करा करके, जल की टेस्टिंग करा करके वो करेंगे, और तीनों अथॉरिटियों को मैं ये निर्देशित करूँगा अपने स्तर पर कि हम लोग जितना संभव हो सके उतना शुद्ध पेयजल ही उपलब्ध कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। आपने फसल के लिए बुआई और कटाई की बात की है, लेकिन जो फसल का जो टाइम होता है उसमें और भी चीजें जाती है, खाद पानी, हालांकि सरकार दे रही है, लेकिन पहले काफी सरकारी कुएं चलते थे, लेकिन अब वो नहीं चलते हैं, तो उसके लिए क्या कर रही है सरकार? क्योंकि पानी एक बड़ी समस्या है। नहीं, पानी एक बड़ी समस्या है, और सरकारी कुएं भी चलते थे। आपको ध्यान होगा, हमारी सरकार के आने से पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों को डार्क जोन में घोषित कर दिया गया था। हमारी सरकार ने आने के बाद विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों के माध्यम से वाटर लेवल को और हम अच्छा कर सकें, जन जागरण अभियान चला करके जिन क्षेत्रों को NGT से बात करके हम लोग डार्क जोन से निकाल सकते थे, जहां पर ट्यूबवेल और बोरिंग की व्यवस्था पे बैन लगा हुआ था, उनमें से अधिकतर को हम लोगों ने NGT के माध्यम से अपने उनके मानकों को और टेस्टिंग करा करके जहाँ जहाँ उसका जल स्तर बढ़ा है, हमने उनको डार्क जोन से बाहर निकाला है। सरकार की प्रतिबद्धता है किसान को सरकार की समस्त सुविधाओं का लाभ देना, तो जहाँ जहाँ जितना संभव है हम उस प्रकार का लाभ देते हैं। मनरेगा की जिसका नाम बदल के भी कर दिया जी राम जी, अगर हम इसकी बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में इसके कितने पात्र की संभावना है? क्योंकि यहाँ पे तो इसका जो बजट है वो लगभग 0 के बराबर है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि एक औद्योगिक क्षेत्र डिक्लेयर हो गया, मतलब डिक्लेयर्ड औद्योगिक क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी इस गौतम बुद्ध नगर जनपद को हम कहते हैं। उसका कारण बजट 0 का ये है कि यहाँ जो नरेगा इसकी जी राम जी की न्यूनतम मजदूरी है 252 रुपये, उससे ज़्यादा अधिक और अच्छा भुगतान यहाँ अनेक फैक्ट्रियों में यहाँ के निवासियों को, काम करने वाले लोगों को मिल जाता है। तो विषय ये नहीं है, विषय ये है कि उनके जीवन स्तर और अच्छा हो सके, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, जो गांव में भी काम करना चाहेंगे उनके संबंध में हम पूरी पारदर्शिता के साथ इसके उनके लिए काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सबका। इसमें एक ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन पे हमारी कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम में कुछ नया कर रहे हैं तो हमारे पास नहीं, इससे बड़ा और क्या करेंगे। जो प्रधान के साइन से, जो एक ग्राम रोजगार सेवक के साइन हस्ताक्षर से जिसका भुगतान होता था, प्रधान जिनका बन जाता था वो अपने चहेतों के नाम इसमें भर देता था, उन सब पे हमने आमूलचूल परिवर्तन किया और डिजिटल पेमेंट हम सीधे उसके खाते में कर रहे हैं। तो बीच में तो किसी का बिचौलियापन हमने खत्म कर दिया। मंत्री जी काम तो वही कराएगा। मंत्री जी, एक रेफरेंस देना चाहूँगा कि जैसे कि एक रोजगार अभी आप देखते हैं कि तमाम तरीके से आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज आउटसोर्स किए जाते हैं, उसमें मिनिमम वेजेस का एक प्रोविजन होता है। हमने 2-3 स्टोरी इस तरह से ब्रेक डाउन किया है इंडियन रेलवेज में, जहाँ पर जो मिनिमम वेजेस होता है उसको भी ठेकेदार अलग से उनसे ले लेते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अपने पास रखते हैं। तो हमारे पास इसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था है? कुछ अलग से नहीं, देखिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर केस होगा तो अलग बात है, अदरवाइज हम जितनी भुगतान केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के जितने भुगतान आउटसोर्सिंग का भी जो MOU साइंड है एज पर मिनिमम वेज, सरकार उस ऑथराइज एजेंसी को उतना ही भुगतान करती है, सरकार कोई कटौती नहीं करती है। एक लास्ट क्वेश्चन मंत्री जी,
जो यहाँ पर लोकल है, जैसे कि एमएसएमई क्षेत्र के जो उद्योग हैं, क्या उसको इससे लिंक किया जाएगा? कोई ऐसी योजना? नहीं, अभी तो नहीं, हाल फिलहाल में नहीं, हाल फिलहाल में धन्यवाद। क्या कहें? लास्ट जैसे इसमें खरीफ और धान की कटाई के समय में काम नहीं मिलेगा, ये तो है ना 60 दिन, तो नहीं, ऐसा नहीं है काम नहीं मिलेगा, वो लोग किसान के यहाँ काम कर सकते हैं। अगर किसान के यहाँ जो काम नहीं करना चाहता वो क्या करेगा? उसको गारंटी दिया ना हमने। नहीं, उसमें तो है कि नहीं, उसमें गारंटी है ना, हम उसको अतिरिक्त 80 दिन किया है उसमें, इसीलिए अतिरिक्त देंगे। उन 60 दिनों का अतिरिक्त ब्लॉक पीरियड है वो, केवल कि उस दौरान इसको हम इस योजना को रोक के रखेंगे, उसको दूसरी जगह भत्ता देंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हमारे सिस्टम का आईना है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।